नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। राजनीति में जो होता है, जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। मायने क्या है? मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो आम जनता को खुली आंखों से दिखाई दे रहा है या आम व्यक्ति को जो दिखाई दे रहा है, राजनीति वैसी होती नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो केंद्रीय नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो या इनके प्रदेश के पदाधिकारी हों, हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास करेंगे तो सबसे पहला वार उन्हें लोकेश शर्मा का ही झेलना पड़ेगा। ईआरसीपी का मुद्दा चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत के उस क्राइटेरिया में आता है, या सरकार वाकई में ईआरसीपी को लेकर गंभीर है? मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम राजस्थान की सरकार ईआरसीपी के लिए काम करेगी, चाहे केंद्र कुछ दे या ना दे। पीएम मोदी बोल के कहीं पेपर लीक माफिया सावधान हो जाए, सरकार आ रही है हमारी। तो पेपर लीक माफियाओं को तो जितना कठोर दंड ये सरकार दे सकती थी, जो कार्रवाई कर सकती थी, वो इस सरकार ने किया है। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल आज मुद्दा बहुत खास है और मुद्दा तो खास है ही, साथ में जो मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर सरकार के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से और उनके युवा तेवर को देखते हुए काफ़ी कुछ कयास तमाम मीडिया कर्मियों ने, राजनीतिक पंडितों ने लगाया है, लेकिन अभी तक वो उस चीज़ को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ये उनकी पूरा राजनीतिक अंदाज है या ऐसा कुछ वो घोषणा करने वाले हैं आने वाले समय में, ताकि समय पर ही वो चीज़ें आउट हो पाएँ। मेरे साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा जी जुड़े हैं। लोकेश जी, स्वागत है आपका नवतेज टीवी पर। और अमूमन आपको जो जाना जाता है पूरे युवा तेवर के साथ में, पूरा राजनीतिक अंदाज आपका रहा है और कई मरतबा तो एक दौर मैंने ये भी देखा है आपका कि 2012 से आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग के तौर पर एक बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर आप रहे हैं। NSUI में भी आपके पास जिम्मेदारी महत्वपूर्ण रही है, प्रवक्ता तक, मीडिया समन्वयक समेत तमाम पद आपके पास रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद में, यानी कि ये वाला जो टर्म है, उसके बाद में जो तेवर देखने को मिला लोकेश शर्मा जी का, वो उससे पहले देखने को नहीं मिला। क्या लोकेश शर्मा जी वाकई में किसी बड़ी जिम्मेदारी की तरफ जा रहे हैं? कौन सा ऐसा अलग सा तेवर आपने देखा, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, उसके पीछे की फिर तमाम घटनाओं की जानकारी मैं आपको दे पाऊंगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी का एक अपना पुराना राजस्थान में रहा है। 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और अमूमन हर 5 साल बाद में ये लगता है, एक माहौल बनने लगता है पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन इन 5 सालों में जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत का विषय हो, फ़ोन टैपिंग का मामला हो, या तमाम विषय जो भी रहे हों, कई मर्तबा तो केंद्र सरकार पर किसी मंत्री के निशाना साधने की बजाय लोकेश शर्मा जी का बयान वहाँ पर पहुँचा है। यानी कि एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास विश्वस्त होने का जो पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, पूरी निभाई आपने। देखिए राकेश जी, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और दोनों ही तरीके से। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं मुख्यमंत्री जी का ओएसडी हूँ, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता भी हूँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो केंद्रीय नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो या इनके प्रदेश के पदाधिकारी हों, हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास करेंगे तो सबसे पहला वार उन्हें लोकेश शर्मा का ही झेलना पड़ेगा। और यही मैंने किया जब भी इन्होंने बिना तथ्यों के, गलत जानकारी के साथ प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। मैंने और हमारे साथियों ने इनके उन मंसूबों पर पानी फेर दिया। हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ी। जब भी गलत तथ्य इन्होंने, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम तरह के झूठ फैलाए जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है और मुझे लगता है वो करती भी रहेगी। लेकिन इस प्रदेश में मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूँ कि ये प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, उनके किसी भी हथकंडे को इस बार नहीं चलने देगा। जब भी इन्होंने प्रयास किया, हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी। और अभी जो ये जुमले दे रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय इकाई है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने पूरी तरह से राजस्थान प्रदेश की इनकी इकाई को नाकारा और निकम्मा मान लिया है। यही वजह है कि पिछले 2-3 महीनों से लगातार इस प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय लोग इनके वो टेक ओवर कर चुके हैं। क्योंकि राजस्थान की भाजपा इकाई ने तो अपनी विपक्ष तक की भूमिका ठीक से नहीं निभाई, तो ये चुनाव कैसे लड़ेंगे, इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय इकाई को है। एक ईआरसीपी को लेकर भी आप लगातार हमलावर रहे हैं और अब ये ईआरसीपी का मुद्दा चूँकि गजेंद्र सिंह शेखावत के उस क्राइटेरिया में आता है,
या सरकार वाकई में ईआरसीपी को लेकर गंभीर है? इस बारे में क्या कहेंगे? कि सरकार तो गंभीर है ही है। सरकार ने तो ये तक कहा है कि अगर ईआरसीपी प्रोजेक्ट में जो कि केंद्रीय परियोजना घोषित की जानी चाहिए थी, उसे नहीं करते हुए उन्होंने वादा खिलाफी की है। प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए और दो उनके भाषण, अजमेर की रैली के और एक जयपुर के, वो भाषणों में उन्होंने ईआरसीपी का जिक्र किया और ये कहा कि हम इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, दिखवाएंगे। तो उन्होंने प्रदेशवासियों से वादा खिलाफी की। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और वो अगर इस तरीके का धोखा प्रदेशवासियों के साथ करते हैं तो मुझे लगता है कि वो इस प्रदेश का दुर्भाग्य ही है। लेकिन जहाँ तक आपने सरकार की और मुख्यमंत्री जी की बात छेड़ी है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम राजस्थान की सरकार ईआरसीपी के लिए काम करेगी, चाहे केंद्र कुछ दे या ना दे। उन्होंने अभी कल ही 1000 करोड़ रुपए उसमें स्वीकृत किए हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने नागरिकों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए जिस संवेदनशील तरीके से निर्णय ले रहे हैं, देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां सामाजिक सुरक्षा की ऐसी योजनाएं लागू की जाती हों। लोकेश जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि तमाम राजनीतिक पंडित हो, मीडिया हो, खासतौर पर मीडिया निशाना पक्ष का भी रहता है और विपक्ष का भी रहता है। अगर हम कोई न्यूज़ लेकर के आते हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष ये बोलता है कि आप सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कोई न्यूज़ आती है तो कहीं ना कहीं हम मीडिया पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। पायलट और गहलोत विवाद, तमाम कयास, तमाम आकलन, वर्तमान स्थिति जानना चाहेंगे, क्या पार्टी एकजुट है? ये कई लोगों के मन में इस तरीके की शंका है। मुझे लगता है वो तमाम शंकाओं को उन्हें दूर कर लेना चाहिए। आपने एक फ़ोटो देखी होगी, एक विज़ुअल देखा होगा कि जब आलाकमान के स्तर पर एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में और वहाँ से जो तस्वीर सबके सामने निकल के आई थी, उस वक्त हमारे वेणुगोपाल जी जो कि संगठन महामंत्री हैं, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी और हमारे प्रभारी राजस्थान के, वो तमाम लोग उस वक्त थे। और उस फ़ोटो के बाद से इस प्रदेश में तमाम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस एकजुट होकर आने वाले विधानसभा में उतरने की तैयारी पूरी तरह से कर चुकी है। अभी हाल ही के आपने मंच देखे होंगे, उन मंच पे भी जो बार-बार ये कयास लगाया जाता है कि सचिन पायलट जी के साथ कोई विवाद है, गिले शिकवे खत्म हो गए। जो गिले शिकवे माने जाते हैं, सोचे जाते हैं, या मुझे लगता है कि वो कई बार पनपाए भी जाते हैं ना, वो सब पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। कहीं कोई किसी तरीके का गिला शिकवा किसी के बीच में नहीं है। लेकिन उस दौर में आपने एक तो वो छोटा भी देखा होगा ना, जब वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था और उसके बाद ये सब लोग हमारे साथ शामिल हुए थे। जो भी बात रही होगी, जिस भी किसी की किस तरीके की भावना रही होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन बोली थी कि भूलो और आगे बढ़ो। तो वो तमाम चीज़ें उसी वक्त भुला दी गई। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उतर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि 2023 ये हमारा चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हर हाल में रिपीट होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बातें नहीं करते, हम जनता के बीच में जा रहे हैं अपने कामकाज को लेकर, अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपने फैसलों को लेकर और जो निर्णय हमने जनता के हित में किए हैं उन्हें लेकर। तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो खोखली बातें नहीं करती है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारा जो कैंपेन का थीम है, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। ये अभी राहुल गांधी जी वाला प्रोग्राम था, उसमें आपने देखे होंगे कि हमारे सारे होर्डिंग्स और उनके जो बैकड्रॉप हैं उस पे यही थीम और यही स्लोगन हमने लिखा है। एक लोकेश जी, एक मुख्यमंत्री जी की लाइनों से एक चीज़ याद आती है। अक्सर वो एक चीज़ बोला करते हैं, राजनीति में जो होता है, जो दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। मायने क्या है? मायने बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जो आम जनता को खुली आंखों से दिखाई दे रहा है या आम व्यक्ति को जो दिखाई दे रहा है, राजनीति वैसी होती नहीं है। जो वास्तव में चल रहा है उसके क्या मायने हैं, कौन लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, और कई बार चीज़ें जो दिखवाई जाती हैं उनका मतलब भी वो नहीं होता जो दिखवाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए उनका कहना बिल्कुल सही है। जो राजनीति में विशेष रुचि रखते हैं, जिनको राजनीति की समझ है, जो विश्लेषक हैं और जिनको बहुत लंबा अरसा हो गया गंभीरता से राजनीति में अपना इंटरेस्ट रखते हुए, वो हर व्यक्ति मुख्यमंत्री जी की उन बातों को समझता है। राजनीतिक पंडित मानते हैं लोकेश शर्मा जी का कद इतना बड़ा हो गया है, उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी लगातार रही है और भविष्य में एक विधायक के तौर पर पूरा आकलन किया जा रहा है,
क्या मान लिया जाए? देखिए, ये तो राजनीतिक पंडित क्यों, हर वो व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति में है, उस प्रत्येक व्यक्ति का ये सपना है कि वो जनप्रतिनिधि के रूप में उसे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। तो वही अभिलाषा, वही लेकिन मंशा जिस मेरी जिले में भी आप है। जा रहे हैं तनाव वहीं पैदा हो रहा है। ये तो वहाँ के ज़िले वाले लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए और सरकार के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। नहीं, लोगों को लगता है कहीं न कहीं इनकी तो सीट फिक्स है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को भी इस बात को लेके परेशानी नहीं होनी चाहिए कि लोकेश शर्मा पूरे राजस्थान में क्यों घूम रहा है। राजस्थान में सिर्फ इसलिए घूम रहा है, एक ही एजेंडा है, हमें हमारी सरकार की हर हाल में वापसी चाहिए। और मैंने लगभग 27 ज़िले और 120 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद कार्यक्रम किए हैं। और हर कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि युवा साथियों को जोड़ा जाए और सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा अगर मेरे युवा साथी अपने कंधों पर लेंगे, तो निश्चित तौर पर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमारी सरकार की वापसी को रोक पाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि मैं प्रदेश भर में अपने तमाम युवा साथियों के साथ कनेक्ट करूं और उन्हें अग्रेसिवली कैंपेन करने के लिए पुश करूं, मोटिवेट करूं, क्योंकि अब तो समय आ गया, सभी को कमर कस लेनी चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का सकारात्मक तरीके से निर्वहन करे, और ये कर लिया तो हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। लोकेश जी, एक वॉर रूम में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको राहुल गांधी जी के दौरे के बाद में दी गई। को चेयरमैन आप बनाए गए हैं, सबसे पहले तो बधाई उसके लिए आपको। आपके पास रणनीति बनाने का पूरा मौका है। लोकेश शर्मा जी की अगर जिक्र करें, मैं अपने साथियों के पास जाऊं, सवाल उनके पास भी है, लेकिन एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लोकेश शर्मा जी का विजन क्या है? विजन एज ए राजनेता, एज ए भविष्य के विधायक, एज ए वर्तमान जो जिम्मेदारी है उनके लिहाज से किस तरीके का राजस्थान या युवाओं के लिहाज से किस तरीके का विजन आपका है? देखिए, मैं तो एक ही विजन लेके चलता हूँ कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है, युवाओं को बातचीत करते हुए सुना है और मुझसे भी सवाल करते सुना है कि ये सिस्टम खराब है, यहाँ ये चीज़ सुधरनी चाहिए, इसमें ये खामी है। तो जब तक हम उस सिस्टम में खुद एंटर नहीं करेंगे, दूर से खामियां बताने से उसका हल नहीं निकलेगा, हमें खुद को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक हमारे देश के, हमारे प्रदेश के युवा पढ़े लिखे लोग इस सिस्टम में एंटर नहीं करेंगे, तो उन तमाम खामियों को और कमियों को दूर करने का प्रयास कौन करेगा? तो हमें दूर बैठकर किसी सिस्टम की बुराई करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम सकारात्मक तरीके से उसमें इन्वॉल्व हों। बहुत आवश्यकता है पढ़े लिखे नौजवानों की, ऊर्जावान साथियों की, कि वो अपने प्रदेश और देश के भविष्य में अपना योगदान दें, उसके निर्माण में अपना योगदान दें। क्योंकि विकास और डेवलपमेंट की बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित तब हो सकेगी ना, जब उनका प्रतिनिधित्व होगा। तो इसलिए मेरा एजेंडा, मेरा विज़न कि इस प्रदेश और देश के नौजवानों को इस भारतीय लोकतंत्र और राजनीति में हिस्सेदार बनवाया जाए, अपनी सही भूमिका और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने के लिए वो आगे आएँ। मैं यही चाहता हूँ। 30 साल की परंपरा है हर 5 साल की, तोड़ पाएंगे? बिल्कुल इस बार टूटेगी। हम रिवाज बदलेंगे, परंपराएं टूटेंगी। उसका कारण मैंने बता दिया कि झूठ, धोखा, फरेब, दुष्प्रचार, ध्रुवीकरण, ये हमारा काम। पीएम मोदी बोल के गए, पेपर लीक माफिया सावधान हो जाए, सरकार आ रही है हमारी। तो पेपर लीक माफियाओं को तो जितना कठोर दंड ये सरकार दे सकती थी, जो कार्रवाई कर सकती थी, वो इस सरकार ने किया है। क्योंकि मैं कहता हूँ, घटना होना और घटना के ऊपर कार्रवाई होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। घटनाओं को होने से रोकना मुझे लगता है कई बार मुश्किल हो जाता है। हमें ये नहीं पता कि आधे घंटे बाद कहाँ क्या होगा, किस रूप में किस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। लेकिन घटना के बाद सुशासन की एक ही पहचान है कि उस पर त्वरित एक्शन कितना कार्रवाई लिया हो। इस प्रदेश में कोई घटना ऐसी बता दें जिसके बाद कोई उन पर कार्रवाई ना हो या ना हुई हो। तो जब इतनी त्वरित कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर निर्णय लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। आपने देखा, जो पेपर लीक के जो माफिया थे, जो लोग जिसमें शामिल थे इस तरह की घटनाओं में, उनके खिलाफ कितनी कठोर कार्रवाई की गई। उनके घर, उनके कोचिंग सेंटर्स, उनके ऑफिसेस, जहाँ जहाँ भी थे, उन तक को बुलडोजर से डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की गई। तो इतनी कठोर कार्रवाई अगर प्रदेश में सरकार कर रही हो,
ऐसे माफियाओं के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश में सुशासन सरकार ही के है। एक्शन से संतुष्ट है कुल मिला के। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं सर। आप उमंग माथुर हैं, भारतीय जनता पार्टी की बेट कवर करते हैं और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है टारगेट कांग्रेस होती है। उमंग जी क्या कुछ सवाल आपके पास? सर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बार बार ना ये बात कही जा रही है, भले ही वो बीजेपी की तरफ से हो या उन कार्यकर्ताओं की तरफ से हो, या मैंने 64 दिन मंत्रालय कर्मचारियों का धरना भी मैंने कवर करा था। कई बार ऐसा लगता है कि राजनीति में जो हम बयान देते हैं या जो हम कई बार ऐसी बात कहते हैं शेरो शायरी में, वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही उल्टी आ जाती है। जैसे सीएम साहब ने कहा था कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाएंगे। तो 64 दिन उन मंत्रालय कर्मचारियों ने सिर्फ यही कहा है कि हम हमारे सीएम से हम मांगते मांगते हम थक नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई में सीएम साहब ने जो कहा है वो पूरा करेंगे। देखिए, जहाँ तक आपने कर्मचारियों की बात कही, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वयं इतने संवेदनशील हैं कि कोई वर्ग अगर कर्मचारियों के लिए इस देश के किसी प्रदेश में सबसे ज़्यादा उनके भले के लिए, उनके हित के लिए सोचा गया है तो मात्र एक राजस्थान राज्य है। जिस मुख्यमंत्री ने बिना मांगे कर्मचारियों को ओपीएस जैसा तोहफा दिया हो, तो क्या वो उनकी बात नहीं सुनेंगे? लेकिन कहते हैं ना कि हर बात को कहने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है, और लोकतंत्र में विरोध करना कहीं कोई गुनाह नहीं है। हम सबको अधिकार है कि हम अपनी बात को विरोध के रूप में या अपनी मांग को विरोध के रूप में प्रकट करें, लेकिन अगर हम मिलेंगे, अपनी बात तरीके से कहेंगे और अगर वो उन पॉलिसीज़ में शामिल है, क्योंकि सरकार चलती है नियम, कायदे और कानून से। हर कोई मनमर्जी नहीं कर सकता। कोई भी नियम, कायदे, कानून के अनुसार उनकी मांग में जो भी सकारात्मक उनको निर्णय करने हैं, फैसले करने हैं या उनकी मांग को माना जाना है, तो उसके लिए उन नियम, कायदे और कानून की आवश्यकता पड़ती है। उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली उनके निर्णय लिए जाते हैं। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि आप जो भी मांग रखें, अगर वो उचित है, पॉलिसीज़ के अंतर्गत आती है, तो ज़रूर उस पे सकारात्मक उनको उत्तर भी मिलता है। एक बात और छेड़ी, और मैं भी कहना चाहूँगा उमंग जी, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को कवर किया है, राकेश जी ने बताया कि आप वही बीट देखते हैं। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तमाम प्रयास कर लिए। पहली उनकी सबसे बड़ी विफलता रही कि वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाए। उसके बाद आरोप लगाते रहे। फिर उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक जनाक्रोश रैली जैसा एक कोई कैंपेन चलाया। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही आक्रोश साबित हुआ, जन उसमें नदारद था। सभी लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा, अखबारों ने फोटोज़ भेजी, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने देखा कि वहाँ जन नहीं था, उन लोगों का आपसी आक्रोश ही नज़र आया। फिर उन्होंने अभी पिछले दिनों ये परिवर्तन यात्रा के नाम से एक कैंपेन चलाया। बहुत सारी जगह परिवर्तन यात्राओं में भीड़ इकट्ठी करने के लिए अश्लील नृत्य तक कराए गए, उसके बावजूद वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। इनके आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझते, एक दूसरे से झगड़ते, जूतम पैजार करते नजर आए। तो एक ऐसी पार्टी जिनके कार्यकर्ता तक एकजुट नहीं, लेकिन बीजेपी तो आपके ऊपर आरोप लगाती है। वो लोग एकजुट होने की कोशिश करते हैं, आप बोलते हैं इनके नेताओं ने हमारी सरकार बचाई है। आप उनके घर की स्थिति देखिए ना, जहां पूर्व मुख्यमंत्री को वो अहमियत नहीं मिल पा रही जो उनको मिलनी चाहिए। उनके नेता आप देखिए किस किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। लगभग 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो पहले वो अपना खुद का कुनबा संभालें, अपना घर देखें कि उनके घर की हालत क्या हो रही है, उसके बाद वो बीजेपी अपनों से परेशान नहीं है। बीजेपी मेरे ख्याल से आप लोगों के उन बयानों से परेशान है जिसमें आप ये बोल देते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने हमारी सरकार बचाई है। दीपक कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे 2 सवाल रहेंगे। सबसे पहले तो ये कि हर कोई चाहता है कि वो मुख्यमंत्री का खास हो और आप पहले से हैं, तो उसके कहीं ना कहीं आपको खामियाजे नहीं उठाने पड़े, क्योंकि फ़ोन टैपिंग का मामला जो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में वही कि इसकी आपको नकारात्मक तरीके से भी देखा गया उन विषयों पे, लेकिन आप उसके अंदर खुलकर डटे रहे और आपने हर चीज़ का जवाब दिया, भले ही अब आपको उस मामले में राहत है। किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, खामियाजा मैंने बहुत भुगता है। हालांकि मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की जो साजिश रची जा रही थी, जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, मैंने उसका खुलासा किया। एक ऑडियो क्लिप जिसमें इस तरीके का वार्तालाप था कि एमएलएस को पैसे का लेन देन करके, खरीद फरोख्त करके
और चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा। तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझ तक वो वार्तालाप की क्लिप्स पहुंची, तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मीडिया के माध्यम से उसे आम जनता तक पहुंचाया और उन लोगों को बेनकाब किया जो इस सरकार को गिराना चाहते थे। और निश्चित तौर पर आप सभी को वो घटनाक्रम पता है कि जैसे ही वो ऑडियो क्लिप्स लीक हुए, अगले दिन चाहे एसओजी ने अपनी कार्रवाई की हो, एसीबी ने अपनी कार्रवाई की हो, उसके बाद उन लोगों को बैकफुट पे आना पड़ा जो इस षड्यंत्र में शामिल थे। उन लोगों को पीछे हटना पड़ा और हमारी सरकार बच गई। तो ये ऐसे लोग हैं जो चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिशें रचते हैं। तो आपको ये भी पता है कि वो घटना थी जुलाई 2020 की। उस घटना के 9 महीने बाद इस प्रदेश से जो चुने हुए हैं सांसद और अभी केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मार्च 2021 में मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं और उस एफआईआर में बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को इल्लीगली इंटरसेप्ट करके सर्कुलेट किया गया। तो एक केंद्रीय मंत्री इस बात का खुलासा, इस बात की स्वीकारोक्ति उस एफआईआर के माध्यम से कर रहे हैं कि सरकार गिराने के षड्यंत्र में वो स्वयं शामिल थे। तभी तो उन्होंने मेरे खिलाफ नामजद एफआईआर करवाई। ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने इस बात को मान लिया कि उस वार्तालाप में आवाज़ उन्हीं की थी। तो इसलिए मैं तो यहाँ की हमारी प्रदेश की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी जांच इस विषय पे उनके खिलाफ पेंडिंग है, उसमें इस बात को, इस एफआईआर को आधार बनाया जाए जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को, और नीचे उस एफआईआर में उनके सिग्नेचर हैं, एफआईआर करता उनका स्वयं का नाम है। तो ये अपने आप में ही सबूत है। तो किसी भी वॉइस सैंपल की आवश्यकता नहीं है। उस एफआईआर को आधार बनाएं और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ ही सवाल है कि आप ओएसडी हैं और बखूबी लोग आपको देखते भी हैं, समाज सेवी के रूप में भी आप कार्य कर रहे हैं, पोस्टर और होर्डिंग की चमक भी साफ देखने को मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि लोकेश जी, लोकेश भाई और लोकेश सर से एमएलए साहब का सफ़र तय करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर चर्चाएं खूब रही, बीकानेर से पहले आपकी बीकानेर में चर्चाएं रही क्योंकि वहाँ पर हमने कवर करके देखा, आम जनता से पूछा, और अब भीलवाड़ा के अंदर आपके इन दिनों आना जाना लगा हुआ है। तो जो वहाँ पर पहले से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे थे उनको थोड़ी चिंता बढ़ गई है उन लोगों की, हमें टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि लोकेश जी का पहले से कन्फर्म टिकट है। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में और किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ने के लिए प्रयास करे और टिकट की मांग करे। ये तय करने का काम पार्टी का है, आलाकमान का है कि वो किसको किस योग्य समझती है, किस लायक समझती है और वो उसे वहाँ से टिकट देती है या नहीं देती है। तो मैं उन तमाम लोगों को यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोकेश शर्मा पूरे प्रदेश भर में घूम रहा है और अपनी सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जहाँ भी जनभावना, जहाँ के भी लोग, मेरे दौरों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी लोग उसे बुलाते हैं, बीकानेर में जब भी मुझे कोई भी साथी, कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी मेरा नौजवान साथी किसी भी कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता है, मैं उनके आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाता। मैं हर जगह जाता हूँ। वही स्थिति भीलवाड़ा की है। जब भी मुझे, आज 3 बजे बाद मैं भीलवाड़ा निकल रहा हूँ क्योंकि ये जो गणेशोत्सव पे जिन लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं वो चाहते हैं कि मैं उनके कार्यक्रमों में उनके साथ शामिल हूँ, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन मेरे जाने से, चाहे वो बीकानेर में बीडी कल्ला जी हों या भीलवाड़ा के और पुराने कार्यकर्ता हों, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बीडी कल्ला जी तो इस बात का दावा करते हैं कि उनके अलावा कोई है ही नहीं, तो भैया घबराने की ज़रूरत क्या है, क्यों परेशान क्या होना? उम्र जब का, आप इतने पुराने मैं उसी लीडर पर आ रहा हैं। था सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, मैं बाद में विषय पर, क्या उम्र का फैक्टर रहेगा पार्टी में अब की बार, ऐसा कुछ संकेत है? देखिए, मेरा ये मानना है कि सिर्फ एक ही फैक्टर रहेगा, वो रहेगा जिताओ। कैसे जीतेंगे? कि चुनाव जीतने की क्षमता किसमें है। हम एक ही उद्देश्य पे चल रहे हैं कि हमें हमारी सरकार की वापसी हर हाल में चाहिए। वो युवा भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो वो युवा भी हो सकता है जिसमें जीतने की काबिलियत है, जो सबको साथ लेके चल रहा है, जिसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है, जनभावना जिसके साथ है
और कहते हैं ना कि चुनाव कभी किसी एक वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष या क्षेत्र विशेष के लोगों को साथ लेके नहीं लड़ा जाता। चुनाव में जो भी प्रत्याशी है, जो भी उम्मीदवार है, उसकी स्वीकारोक्ति, उसकी स्वीकार्यता समाज के तमाम वर्गों में होनी चाहिए। तमाम लोग ये कहने चाहिए कि हम इनके साथ हैं। तो प्रदेश भर में हमारी 2-2, 3-3 तरह की एजेंसीज़ ग्राउंड लेवल पे सर्वे कर रही हैं। उन सर्वे के माध्यम से जो कंपाइल्ड रिपोर्ट आएगी, उन सर्वे में जिन-जिन का नाम आएगा, उनको उस रिपोर्ट के माध्यम से प्राथमिकता मिलेगी, उनकी उम्मीदवारी भी उसी रूप में तय होगी। आपने भी ये कई बार सुना होगा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान और राहुल गांधी जी भी ये चाहते हैं कि सर्वे के माध्यम से जो भी रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट बड़ी भूमिका निभाएगी आने वाले समय में टिकट वितरण में। तो मैं तो सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने ग्राउंड को मजबूत रखें, अपने लोगों के बीच में काम करें और जनता के बीच जाकर हमारी सरकार ने जो कुछ किया है, जो भी आज तक के हमारे काम हैं, उन्हें पहुँचाने हमेशा का कुछ काम। सवाल है तुम्हारा। लोकेश जी, आप युवाओं की बात करते हैं और जनता भी कांग्रेस के लिए वेट करेगी, कांग्रेस कब लिस्ट जारी करेगी। आप युवाओं के युवा संवाद कार्यक्रम आप करते रहते हैं, युवाओं में आपकी अच्छी खासी पैठ भी है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की लिस्ट में कितने युवाओं का परसेंटेज कितना रहेगा? देखिए, वो परसेंटेज कैलकुलेट करके तो अभी बता पाना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हम सभी ये चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को आगे लाने के लिए प्रयासरत रहती है। तो जिस भी युवा में दम होगा, जिसमें भी जीत सकने की क्षमता होगी, निश्चित तौर पर उसे आगे लाया जाएगा और पार्टी उसे उस रूप में आगे प्रोत्साहित भी करेगी कि वो आगे बढ़े, आगे आए, सरकार के लिए, संगठन के लिए वो काम करे। शिवानी कुछ पूछना चाहेंगे? इधर आइए आगे। लोकेश जी, अभी कुछ समय पहले ही अभी पीएम मोदी का दौरा हुआ था, तो देखा गया था कि वसुंधरा मैम साथ ही थे, लेकिन साइड लाइन कर रखा था उनको, ना वो कुछ बोले, ना कुछ भाषण दिया, कुछ भी हो। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि विपक्ष की तरफ से कोई नया चेहरा हमारे सामने आने जा रहा है? देखिए, हालांकि ये है उनका इंटरनल मामला, उनकी स्वयं की पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है, लेकिन ये कई बार से लगातार देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री की अनदेखी लगातार उनकी पार्टी कर रही है। तो ये उन्हें तय करना है कि किसे आगे लाएंगे, किसे आगे नहीं लाएंगे। और जहाँ तक नए चेहरे की बात है, किसी को भी ले आएँ, इस प्रदेश में इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है। आप देखिए कि अभी पिछले जो 2 दिन पहले इनका मोदी जी का जो कार्यक्रम था, जो यहाँ जनसभा की, उन्होंने जो रैली की, उसमें जुमला लेके आए गारंटी वाला। उन्हें ये पता ही नहीं है, उनके स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उस गारंटी के जुमले से यहाँ राजस्थान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गारंटी की बात तो 2023 के बजट से ही राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करना शुरू कर दिया और राहत देना भी शुरू कर दिया, उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महंगाई से राहत देने की बात गारंटी से करते हैं, गारंटी से निःशुल्क इलाज देने की बात करते हैं, गारंटी विकास की देने की बात करते हैं। तो ये काम तो हमने पहले से ही शुरू किया हुआ है। अब उनका ये जुमला जो गारंटी वाला वो दे के गए हैं, जो अभी उन्होंने शुरू किया है, वो इस प्रदेश में तो कम से कम मुफीद नहीं रहेगा और ना ही वो यहाँ कामयाब साबित हो पाएगा। चलिए, 2 आखिरी सवाल है लोकेश जी। पहला सवाल ये, मीडिया सोर्सेज ने कहा कि राहुल गांधी मान के चलते हैं कि राजस्थान में नेट टू नेट फाइट है, और अमूमन 5 साल बाद हम ये मान के चलते थे, मीडिया या तमाम लोग या खुद पार्टी भी, अगर आपकी सरकार को 5 साल हो चुके हैं, भले बीजेपी और कांग्रेस, अगली बार आप जा रहे हैं, लेकिन अब की बार पहली बार सुनने को मिल रहा है कि नेट टू नेट फाइट, और राहुल गांधी ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि राजस्थान में शायद वापस आ रहे हैं पूरी तैयारी के साथ में। एक संघ का इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट्स के सोर्सेज मेरे पास में आए हैं, और कहीं ना कहीं आरएसएस भी ये मानने को तैयार है कि बीजेपी एज ए विपक्ष जो पहले काम किया करती थी वो इस बार नहीं है इतना, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से जो क्लीन स्वीप या एक बेहतरीन मैंडेट का जो दावा किया जाता है वो अब की बार मुश्किल है। क्या ये सिर्फ ये लगता है कि सरकार के कामकाज को आप इसमें प्लस मानते हैं, या वाकई में बीजेपी के पास में चेहरा नहीं है इसलिए प्लस मान रहे हैं? देखिए, हम तो अपने कामकाज की बात करते हैं, हम की योजनाओं की बात करते हैं, जो हमने डिलीवर किया है, जो हमने सुशासन दिया है, हम उसकी बात करते हैं। हम दूसरी पार्टी, विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ चेहरा है या नहीं है, हम उसकी बात नहीं करते। वो जाने, उनका काम जाने। हमारा दावा सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए है कि हमने जो इस प्रदेश को दिया है, जो योजनाएं हमने चलाई, प्रदेश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के लिए जो काम किए, क्योंकि एकमात्र प्रदेश है जहां नागरिक जब खड़ा होता है, आप उनसे बात करते हुए सुनिए,
वो इस बात को पूरी तरह से मानने को तैयार हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ है जो उनके सहयोग के लिए उनके पीछे मजबूती के साथ खड़ी है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में दो पहलू ऐसे होते हैं जिन्हें लेकर वो हमेशा चिंता जताता है या चिंता जाहिर करता है, शिक्षा और चिकित्सा। कोई व्यक्ति अपने किसी परिवारजन के लिए अगर वो गंभीर रूप से बीमार हो जाए, गंभीर रोग से ग्रसित हो जाए, तो वो ज़माना भी आपने देखा होगा कि उसके इलाज के लिए चाहे उसे अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती हो या अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हों, लेकिन वो उसका बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कराना चाहता था। और आज उस चिंता से अगर किसी व्यक्ति ने मुक्त किया है पूरी तरह राजस्थान वासियों को, तो वो है अशोक गहलोत। इसी तरीके से दूसरा क्षेत्र है शिक्षा। हम हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा मिले, लेकिन उसके लिए कितनी मोटी फीस स्कूलों में, प्राइवेट सेक्टर्स में जमा करानी पड़ती है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। उस चिंता से भी पूरी तरह मुक्त कर दिया अशोक गहलोत जी ने। तो जिस प्रदेश के नागरिकों की चिकित्सा और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं पर पूरी तरह से चिंता मुक्त कर दिया हो, जितने भी अलग अलग सेक्टर हैं, सभी के लिए अगर काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया। इसी वजह से हम दावा करते हैं कि हम वापसी कर रहे हैं। योजनाओं के दम पर सरकार लाने की पूरी तैयारी है। ये थे ओएसडी लोकेश शर्मा जी। और जाते जाते पहले तो शुभकामनाएं आपको भविष्य के राजनीतिक जीवन के लिए, क्योंकि आप भले ही नहीं बताएंगे लेकिन हमें पूरा पता है मेरे ख्याल से मीडिया सोर्सेज के लिहाज से। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिन योजनाओं को लेकर के इन्होंने बात की और सरकार के रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, मीडिया सोर्सेज अलग चीज़ होती है, लेकिन जिस दवा योजना को लेकर पूरे देश में वाकई में एक माहौल बना। और मैं स्वयं उस दौरान कोरोना का दौर हो या उसके बाद में जब मैंने हॉस्पिटल्स में जाकर के उन चीज़ों को वाकई में व्यक्तिगत रूप से छुआ, तो जो आम आवाम, जो गरीब तबका वाकई में अस्पतालों में पहुंच रहा है, और आपके जनाधार कार्ड से जब वो एनरोलमेंट की एंट्री होती है और आपकी पर्ची निःशुल्क बनती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको दवाई निःशुल्क मिलती है। यानी कि एक दौर में कहा जाता था कि डॉक्टर शायद बाहर की दवा लिखते हैं, लेकिन जगह जगह हॉस्पिटल्स में वो स्लोगन दवाई बाहर से लिखना अपराध है, या आप जब दवाई लेने पहुंचते तमाम दवाई आपके झोले में होती है, आप बिल्कुल बेझिझक घर पे आते इलाज करवाते हैं। ये मैंने व्यक्तिगत जिया है इस चीज़ को, और वाकई में योजनाओं का असर है और इन चीज़ों को मानना चाहिए। बहरहाल लोकेश जी से बातचीत करते हुए कई राजनीतिक पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की। सरकार में क्या चल रहा है, सरकार आगे क्या करने वाली, किस तरीके से आप दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, और महत्वपूर्ण बात है कि वो मुद्दे कौन से रहे हैं जिन पर सरकार को वाकई में विचार मंथन की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि 2023 का विधानसभा चुनाव है, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। बीजेपी हर 5 साल में होने वाली पार्टी इनकम्बेंसी को भी प्लस मान करके चल रही है कि हम सरकार में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना होगा। लेकिन कांग्रेस जो है अभी सिर्फ उन मुद्दों पर काम कर रही है जिन मुद्दों पर इन लोगों ने 5 साल योजनाएं बनाई हैं, और वो वाकई में महत्वपूर्ण योजनाएं, वो निःशुल्क दवाई योजना हो, शिक्षा में आरटीई का मामला हो, चाहे युवाओं के लिए वैकेंसीज का मामला हो, या यूँ कहें कि जन राहत कैंप का मामला हो। कुल मिलाकर के तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है, और उसी आधार पर लोकेश जी के मुताबिक हम दोबारा से सरकार बनाने की पूरी तैयारी में है। देखना होगा राजनीति में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन पहले शुक्रिया आपका आज नवतेज टीवी ऑफिस आने के लिए। तालियों से स्वागत करें लोकेश जी का। और हम दोबारा कोशिश करेंगे कि जब आप विधायक बने, जब आप राजनीतिक उस पायदान पर पहुंचे, तो मैं एक बार फिर से आपको आमंत्रित करेंगे, और शायद उसके बाद में सवालों के तेवर और तीखे हो सकते हैं। कैमरामैन लव कुमार के साथ राकेश कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।